हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक लिया था वो थी बायोलॉजिकल रिदम्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जिसको अपन ने डिटेल से समझा था। उसको सिंपल सी लाइनों में अगर मैं कहना चाहूँ तो यही है कि चाहे इस नेचर में अपन इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इस नेचर में सभी रहते हैं। तो उन सभी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है किनके प्रति जो इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन होते हैं, जो घटनाएं होती है, जैसे अंधेरा होना, उजाला होना, बारिश का आना, ये सभी जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इन सभी में कुछ ना कुछ क्रियाएं देखने को मिलती है। उनमें जन्मजात होती है, उनमें जेनेटिक होती है। वो ऐसी रिएक्शंस को ही जो टाइम से रिलेटेड होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? बायोलॉजिकल क्लॉक्स, या हिंदी में बोले तो जैविक नियतकालिकाएं। नियतकालिका मतलब कि एक नियत समय में, एक नियत काल में होने वाली घटनाएं क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल क्लॉक्स। और बायोलॉजिकल रिदम्स, ये जो क्रियाएं हो रही है, तालबद्ध क्रियाएं होती हैं, उनको बायोलॉजिकल रिदम्स बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। इससे पहले जो क्लास हुई थी सोशल बिहेवियर इन हनी बी, तो कई स्टूडेंट्स का ये है कि सर हमें जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ाया था क्या वही पढ़ ले क्या, या आपने जो पढ़ाया है अब क्या वो पढ़े? तो एक तो जो अपन ने सेकेंड ईयर में क्लियर किया था वो किस बेस पे टॉपिक लिया था अपन ने वहां पे स्टडी की थी स्पेशल एनिमल, ट्रिमाइट, दीमक और मधुमक्खियों में, कि उनमें कौन कौन से प्रभेद पाए जाते हैं, क्या होते हैं इसमें सिस्टम, ऐसा क्या स्पेशल होता है, क्या नहीं होता है। सेम वही चीज अपन ने यहाँ पे ली, लेकिन इसमें कुछ नया ऐड किया है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या है कि अपन ने इस पे स्पेशल सोशल बिहेवियर पर जोर मारा है कि कितनी स्पीसीज संख्या में इनमें वर्कर्स पाए जाते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, और स्पेशली लाइफ साइकिल। तो जिनको सेकेंड ईयर का याद है अच्छी बात है, उसको याद रखो। लेकिन जो मैंने इस क्लास में एक्स्ट्रा बताया है, वैसे कोई हार्ड बात नहीं है, सिंपल सा थ्योरी लाइक पार्ट है, उसको आप उसमें ऐड कर दो, और कोई ज़्यादा खास नहीं है। बाकी वही है, वर्कर बीज हैं, क्वीन है, ड्रोन है, उनकी संरचना के बारे में बताना है, डायग्राम बनाने हैं, और क्वीन बी की जो लाइफ साइकिल है, जो इनकी लाइफ साइकिल हनी बी की, वो बतानी है बस। यानी थोड़ा बहुत अपन ने नया ऐड किया है, बाकी वही है। तो जो स्टूडेंट्स पहले वाला याद कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना, अगर नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी। ठीक है। तो अपनी जो यूनिट सेकंड थी पेपर थर्ड की, वो लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो गई थी बायोलॉजिकल क्लॉक्स वाले टॉपिक के साथ ही। आज जो अपन यूनिट ले रहे हैं वो है यूनिट थर्ड, इस पेपर की यूनिट थर्ड, जिसका क्या नाम है? बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी। जैव सांख्यिकी। ये तो गलत हो जाएगा, है ना? सांख्यिकी, इसे अपन बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स, लेकिन अपन डायरेक्ट जल्दी जल्दी बोलते हैं तो स्टैटिक्स बोल देते हैं, जबकि रियल में बायोस्टैटिस्टिक्स होता है वो। ठीक है, जैव सांख्यिकी। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, क्या परिचय है इसका? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा कि जो बायोस्टैटिक्स है या जैव सांख्यिकी जो है आपकी यूनिट थर्ड, उसमें अपन कैलकुलेशंस करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे और रिजल्ट भी निकालेंगे। तो डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अपन सिलेक्टिव टॉपिक लेंगे करीबन सारे ही, और उनमें से भी आपको जो हार्ड लगे उसको अपन और कंफर्म करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे ताकि अपने लास्ट में दिक्कत नहीं आए।
सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में ये जो पेपर लेता हूँ मैं, ये तो आपका जो पेपर थर्ड, इसको लेने का यही मतलब है कि इसको अपन अच्छे से कवर करें। अच्छे से कवर करने का मतलब है आपके जो सीनियर्स थे, अगर उनका आप रिजल्ट देखो, स्पेशली पेपर थर्ड जूलॉजी का, तो उसमें से करीबन 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं आपके सीनियर्स में जिनके 34, थर्ड पेपर अपने 34 नंबर का होता है, तो 34 में से 33, एक के नहीं कम से कम 4-5 स्टूडेंट्स के आए हैं। 34 में से 33 नंबर लाना कोई कम बात नहीं है। और उसमें भी कौन सी यूनिट है, बायोस्टैटिक्स, जिसमें कैलकुलेशंस आती है। तो उतना अपन सोच रहे हैं कि ये हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि अपने इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ी है, बहुत ही ईजी है। सेकंड भी पढ़ ली, वो भी ईजी है। थर्ड भी पढ़ेंगे, वो भी ईजी ही लगेगी अगर आप मन से पढ़ोगे तो, वरना ये बायोस्टैटिक्स तो आपके ऊपर से ही जानी है अगर ध्यान नहीं दोगे तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो डाउट क्लास में पूछ लेना। तो बायोस्टैटिक्स यानी जैव सांख्यिकी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो ये स्टैटिस्टिक्स शब्द है, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, ऐसे आएगा सांख्यिकी। यहां पे मैंने पहले लिख दिया है सांख्यिकी। यह जो स्टैटिक्स शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है स्टैटिस्टिक्स। कौन सी लैंग्वेज का? इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द या वर्ड स्टैटिस्टिक्स इटालियन लैंग्वेज के स्टैटिस्टा, वापस रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी शब्द का जन्म इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा, लैटिन भाषा के स्टेटस और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक, जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से हुआ है। वापस रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का जन्म इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा, लैटिन भाषा के स्टेटस एवं जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से हुआ है। ये तो अपन ने इस शब्द के बारे में बात कर ली, किन किन भाषा से इसका जन्म हुआ है। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की। साइंस की वह ब्रांच, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी डेफिनेशन बताऊंगा। साइंस की वह ब्रांच जो न्यूमेरिकल डाटा या फिर साइंस की वह ब्रांच जो कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड हो, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। किससे रिलेटेड हो? कैलकुलेशन प्लस मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है मापन। कैलकुलेशन मीन्स गणना।
यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अपन कैलकुलेशंस करते हैं और मेजरमेंट यानी किसी चीज़ का मापन करते हैं कि ये इतनी हो सकती है, भविष्य में इतनी होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसा काम करते हैं वो क्या कहलाएगी? स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। क्लियर है? ये तो होगी सिंपल सी डेफिनेशन। और आगे बताऊं तो साइंस के एरिया में बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, साइंस के एरिया में बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनके प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। साइंस के एरिया में जो डाटा कलेक्ट किए अपन ने बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी जैविक अध्ययन करके, ऑब्जर्व करके, किसी चीज को देख के अपन ने जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किए हैं, न्यूमेरिकल डाटा, डाटा का मतलब ढक्कन नहीं, बोतल वाला ढक्कन नहीं, यहां पे डाटा का मतलब है आंकड़ों से, संख्याओं से। आंकड़े, कांकड़े भी नहीं, भैंसों को जो खिलाते हैं वो भी नहीं, आंकड़े का मतलब है डाटा। जैसे मैं आपकी क्लास की बात करूं तो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का वजन कितना है, किसी का 40 किलो है, किसी का 45 किलो है, किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है। तो उस भार से संबंधित, आपके वेट से संबंधित अगर मैं कोई संख्या लूँ तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डाटा या आंकड़े बोलेंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, साइंस के एरिया में बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से संग्रहित किए गए या कलेक्ट किए गए न्यूमेरिकल डाटा का प्रेजेंटेशन, एवं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है विवेचन, यानी कि जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किए अपन ने, किसी चीज को ऑब्जर्व करके उन डाटा को प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। प्रेजेंट कैसे भी कर सकते हैं, टेबल बना के कर सकते हैं, डायग्राम बना के कर सकते हैं, एक ग्राफ बना के कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। प्रेजेंटेशन एवं एनालिसिस, जैसे प्रेजेंट करें अपन उस ग्राफ को देख के या डायग्राम को देख के एनालिसिस करेंगे, विवेचन करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन या साइंस के एरिया में बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से कलेक्ट किए गए न्यूमेरिकल डाटा या आंकड़ों का प्रेजेंटेशन एवं एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ही आता है या सांख्यिकी के अंतर्गत ही आता है। क्लियर? ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। बायोलॉजिकल स्टडी एवं रिसर्च के लिए कोई भी अपन जैविक अध्ययन कर रहे हैं, अब यहाँ पे बायो लगाया है तो जैविक अध्ययन नहीं करेंगे। बायोलॉजिकल स्टडी एवं रिसर्च, रिसर्च करते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना में केस कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, उसका डेली अपन न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। तो वो रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि अब ये कम हो रहे हैं, आने वाले टाइम में ज़्यादा होंगे। तो उन रिसर्च में भी इस स्टैटिक्स का या इसकी विधियां जो है, जो मेथड्स हैं इसके, उनका यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, उन सभी का रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं। किसके माध्यम से? बायोस्टैटिक्स के माध्यम से। तो आपने कुछ टीवी में ग्राफ भी दे रहे होंगे कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। वो सारी की सारी जो विधियां हैं स्टैटिक्स की, वो इसके अंतर्गत यूज में ली जाती है। किसके अंतर्गत? रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च में। क्लियर है? आगे एक डेफिनेशन और है जो मोस्टली आपकी पूछी भी जाती है। क्रोक्सटन और कॉर्डन दो साइंटिस्ट थे, क्रोक्सटन एवं कॉर्डन। उन्होंने ये बताया कि न्यूमेरिकल डाटा के कलेक्शन, उनके प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन को ही
स्टैटिक्स कहते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये भी। तो अभी देख रहे हो आप कि बहुत ही इजी से टर्म्स है इसमें। कोई मैंने मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अभी तक आपके सामने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अपन को इस चीज को समझने के लिए इसका डीप में जाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, न कि डायरेक्ट कोई टॉपिक उठाया है मैंने। तो कौन से साइंटिस्ट बताए मैंने? क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के अनुसार न्यूमेरिकल डाटा, इनके अनुसार न्यूमेरिकल डाटा के कलेक्शन, ध्यान से सुनते जाना, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं निर्वचन, एनालिसिस को बोलते हैं विवेचन। ठीक है, तो वापस रिपीट कर रहा हूं। क्रॉक्सटन एवं कॉर्डन के अनुसार न्यूमेरिकल डाटा के कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन को ही स्टैटिक्स कहते हैं। ये कई बार एक नंबर में पूछी गई डेफिनेशन है कि क्रॉक्सटन एवं कॉर्डन की द्वारा दी गई सांख्यिकी की परिभाषा लिखी है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। उपरोक्त जितनी भी अपन ने डेफिनेशन अभी यहाँ पे जो समझी है, उनके आधार पर अपन बायोस्टैटिक्स को समझने के लिए इसको निम्न स्टेप्स में या क्रियाओं में बांट सकते हैं। पहली है इनके आधार पर ही, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले स्टेप क्या आ जाएगी? कलेक्शन ऑफ डाटा। इसको ध्यान से समझना। किसी भी स्टैटिस्टिक्स की कोई विधि है तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही आती है कि अपन डाटा को कलेक्ट करें। दारू के बोतल वाले डाटा नहीं, वो डाटा नहीं, आंकड़ों को कलेक्ट करें। ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड कोई भी संख्या है, आंकड़े हैं, उनको कलेक्ट करें और उस डाटा पर ही उसका रिजल्ट निर्भर करेगा। उस डाटा पर ही उसका रिजल्ट भी निर्भर करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डाटा को कलेक्ट करना और उससे रिजल्ट निकालना। तो ये जो डाटा है कलेक्ट कैसे करें? एक तो अपन किसी जगह जाकर ऑब्जर्व कर कर देख कर कि यहाँ पे इतने पौधे हैं, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कलेक्ट करें, या फिर एक अनुमान लगाकर भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अनुमान लगाऊं कि हाँ मेरे बीएससी फाइनल ईयर में इतने स्टूडेंट्स हैं या अपने कॉलेज के ग्राउंड में इतने पेड़ पौधे हैं, तो अनुमान लगाकर भी अपन डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कि माना कि बीएससी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स का वेट 40 किलो से लेकर 55 किलो तक है या 60 किलो तक है। ठीक है, ऐसे तो ऐसे अपन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप कौन सी है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे ही अपन ने डाटा कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट कैसे करें ताकि अपन रिजल्ट निकाल सके? कैसे कर सकते हैं? टेबल्स बनाकर, डायग्राम्स बनाकर, ग्राफ बनाकर, या फिर लाइन डायग्राम बनाकर। इनके माध्यम से किसी भी रूप में अपन डाटा कलेक्ट किए गए डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपन
केमिस्ट्री की फाइल में करते हैं, फिजिक्स की फाइल में करते हैं, जो डाटा होता है उनको ग्राफ बनाकर शो करते हैं या टेबल बनाकर शो करते हैं। तो डाटा कलेक्ट किए गए डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। क्लियर है? थर्ड कौन सी है? एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि जैसे ही अपने डाटा को प्रेजेंट किया, अपन उस पर विवेचन करेंगे, चर्चा करेंगे कि हाँ इसका ये रिजल्ट हो सकता है, जिसके लिए अपन कुछ विधियां भी काम में ले सकते हैं, जिससे डाटाओं के मध्य आपस में संबंध बताएं। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं एनालिसिस या विवेचन के लिए? एक तो है सह संबंध, जिसे बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन या सह संबंध बताना किन्हीं दो डाटाओं के मध्य। जैसे मान लो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के लड़कियों के मध्य वेट से रिलेटेड में डाटा लो और उनमें आपस में सह संबंध स्थापित करूं कि कौन सी स्टूडेंट्स में वेट ज्यादा है, कौन सी में कम है। वैसे ही या सिग्निफिकेंस टेस्ट, इन्हें बोलते हैं सार्थकता, यानी कि जो डाटा है वो कहां तक सही है, ये भी अपन एनालिसिस में ही देखते हैं। तो ऐसे अपन एनालिसिस करते हैं प्रेजेंट किए गए डाटा की, कि इनमें आपस में क्या संबंध है, ये सही भी है या नहीं है। ये सारे के सारे काम अपन एनालिसिस में करते हैं। लास्ट कौन सा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि निर्वचन, डाटा कलेक्ट किए गए आंकड़ों का निर्वचन। निर्वचन का मतलब है कि जैसे ही अपने एनालिसिस की, प्रेजेंट किए गए डाटा की, तो अपन उससे सही रिजल्ट निकालने का काम करेंगे। निर्वचन का मतलब है रिजल्ट निकालना। जैसे ही अपन ने एनालिसिस की तो अपन उपयुक्त डाटा का, प्रेजेंट किए गए डाटा का, एनालिसिस किए गए डाटा का सही रिजल्ट का अनुमान लगाएंगे, जो डिपेंड किस पे करता है? कलेक्ट किए गए डाटा पर भी निर्भर करता है, प्रेजेंट करने के तरीके पर भी निर्भर करता है, और एनालिसिस के ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर इन तीनों में कहीं भी गड़बड़ हो गई स्टार्टिंग में, तो अपना रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन का जो काम करेंगे रिजल्ट निकालने का, वो सही नहीं आएगा। ये तो अपन को पहले से पता है कि अगर मैथमेटिक्स में अपन कोई भी क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला भी सही अप्लाई कर देते हैं, फिर बीच में कैलकुलेशन सही नहीं करते हैं, तो रिजल्ट अपना सही नहीं आएगा। तो सेम वही बात यहाँ पर भी है कि अगर अपन ने डाटा कलेक्ट करने में मिस्टेक कर दी तो भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। मान लो कि अपन ने डाटा अगर सही कलेक्ट कर लिया, तो अगर उसको प्रेजेंट सही नहीं किया तो अपना रिजल्ट सही नहीं आएगा। मान लो प्रेजेंट भी सही कर दिया, अगर एनालिसिस ढंग से नहीं की तो भी रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो जो रिजल्ट है डाटा का, वो इन तीनों स्टेप पर निर्भर करेगा, तभी अपना सही इंटरप्रिटेशन या सही रिजल्ट डाटा का निकलेगा। क्लियर है? तो ये मैंने आज आपके सामने आपकी यूनिट 3 बायोस्टैटिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि इस शब्द की उत्पत्ति कौन कौन सी भाषाओं से हुई है, और इसकी परिभाषा क्या है, किस किस साइंस के एरिया में इसका यूज़ किया जाता है, क्रॉस्टन एवं कोडोन की परिभाषा क्या थी, और इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अपन इस बायोस्टैटिक्स का अध्ययन कैसे करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको 4 स्टेप में बताया है। ठीक है? फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो डाउट क्लास में पूछ लेना। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।